हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एडमिट करना है कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया है ये बोलना। ठीक है। और दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए। जब मैंने फर्स्ट सेशन लेना था एंड आई वाज रीडिंग ऑल द कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे विशेस आप लोगों ने दिए मुझे, मेरे बेबी को। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मतलब इतने थोड़े से टाइम में एक एक रिश्ता बन गया है और मैंने हर दिन मिस की है ये क्लास एंड आप लोगों के साथ कनेक्ट करना। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम वापस आ गए हैं, दोबारा से कनेक्ट करेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग अगैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली हेल्दी हूँ, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली हेल्दी है। ओके तो अब बात हो गई मेरी, अब बात करते हैं आपकी। देखिए, हम ये जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम अब जो करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे जितने भी सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको विद क्वेश्चंस, राइट। और हर टीचिंग एग्जाम के लिए आप केवीएस देने जा रहे हैं, आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, आप रीच देने जा रहे हैं, सी टैट के लिए जा रहे हैं, आपके जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी विल कवर हर चीज़। हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। सिंस मेरे यहाँ पे नेट की बहुत दिक्कत चल रही है तो इस वजह से ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहा है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम दूसरा सेशन लाइव करें, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी और जानना है कि आप लोगों ने क्या किया इस एक 1 मंथ में जब हम नहीं बात कर रहे थे। ठीक है जी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम रोज़ एक थॉट डिस्कस करेंगे जिसको मैं बोलती हूँ प्रीच थॉट फॉर सोल फ्रॉम एडुटैप टीचिंग परीक्षा। एक्चुअली में एडुटैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे एक बहुत यू कैन से एक इमेज दी है, एक आइडेंटिटी दी है। ऑब्वियसली पहले कोई नहीं जानता था, बट नाउ आप लोग जानते हैं, आप लोगों के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरे लोग जानते हैं हमें थ्रू एडुटैप ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एडुटैप ऑल्सो। तो हम रोज़ एक थॉट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि आपका क्या विचार है इस थॉट को लेके, और आपके जो थॉट्स हैं आप भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो आज का जो थॉट है, बिफोर वी स्टार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, बहुत रियलाइज़ किया है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है जी कि खुद से प्यार करना। इससे पहले कि आप दूसरों लोगों से उम्मीद करें कि वो आपसे प्यार करें, वो आपको रिस्पेक्ट दें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से पहले प्यार करें। देखिए, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्यार करेगा जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। पहले खुद की इज्जत करना सीखें, तभी दूसरे आपकी करेंगे। तो ये थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अपनी ज़िंदगी में लागू ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको एक एक चीज़ उस क्वेश्चन से रिलेटेड समझाई जाएगी। आपको सीडीपी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नी, है ना। और एडुटैप टीचिंग परीक्षा के साथ हमारा जो मैं ऐसे मानती हूँ कि ये मेरी एक जर्नी है, और जो बीच में थोड़ा सा हॉल्ट आ गया था, रुक गई थी, रुकावट आ गई थी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। ओके तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न क्या होते हैं जो उनके ऑप्शंस होती हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए मैंने जान के ये क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन ये कहता है कि द टर्म इंक्लूजन, मतलब जो समावेशी शब्द है, उसका मतलब ये है कि एक जो बच्चा है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल उसकी ज़रूरतें हैं, उनको हमें एक रेगुलर क्लास में पढ़ाना चाहिए। ओके तो अब डैश जो है बीच में, जो उन्होंने ब्लैंक दिया है, हमें उसको पूरा करना है। उन्होंने कहा कि हमें उन बच्चों को रेगुलर क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी सर्वाधिक समय, हमें उन्हें उस क्लास में पढ़ाना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, फुल टाइम, ठीक है, पूरा समय हमें उस क्लास में, उनको रेगुलर जो क्लास है उसी में पढ़ाना चाहिए। रेगुलर क्लासरूम का मतलब है ऐसे बच्चे जिनकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं है उस कक्षा में, ठीक है। तीसरा है कुछ समय के लिए पढ़ाना चाहिए, और चौथा है कि किसी समय नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको अलग पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन
आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार आप शायद देखेंगे नेट पे, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंक्लूजन में ये मेंशन किया जाता है, कई बार लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, फुल टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि हम फुल टाइम पे ही एम्फसाइज करते हैं कि भाई कुछ समय नहीं, पूरा समय आप ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स हैं, जिनकी कुछ स्पेशल ज़रूरतें हैं, उन्हें आप एक रेगुलर क्लासरूम में ही पढ़ाएं। उन बच्चों के साथ जिनकी अपनी कोई स्पेशल जो ज़रूरतें हैं वो नहीं हैं, उनके साथ ही आप उन्हें बिठाएं, उनके साथ ही आप उन्हें पढ़ाएं। लेकिन यस, ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेशल हैं बच्चे, आप उनके लिए स्पेशल चीज़ें करें। मतलब आप जब पढ़ाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें देंगे, जो आपका टीचिंग मटेरियल रहेगा, वो स्पेशल होना चाहिए। ओके जी, ऑब्वियस सी बात है ना कि वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना बार बार कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सो अगर कोई बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, तो अगर आपने उसे पढ़ाना होगा तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? कोई ऐसी चीज़ जो आप उसे सुना सकते हैं, नरेट कर सकते हैं बोल के, है ना, उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी रादर देन चार्ट दिखा देना। उनको दिख नहीं रहा है तो आप चार्ट दिखा रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड, है ना, गलत बात है वो। तो कहने का भाव ये है कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि आपने उन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल ज़रूरतें हैं, उन्हें भी आपने एक रेगुलर जो क्लासरूम है उसमें पढ़ाना है, लेकिन पूरा समय। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फुल टाइम। ओके जी, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है एग्जाम के तरफ से, तो आपको पता होनी चाहिए। इंक्लूजन का मतलब ये है कि सारे लोग, जनरली जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन मत देखिए, अभी सिर्फ इंक्लूजन का मतलब समझिए पहले। फ्रेंड्स, इंक्लूजन का मतलब होता है सारे लोग, चाहे उनकी कोई भी क्षमता हो, चाहे उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, चाहे उनकी कोई हेल्थ नीड है, उन सब को ये अधिकार है, ये राइट है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें, हम उन्हें अप्रिशिएट करें, हम उनको वैल्यू करें। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी में क्षमता ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से आप उसे रिस्पेक्ट देंगे, ये गलत है। तो जब हम एजुकेशन के उसमें, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम समावेशी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, जो उनकी स्पेशल ज़रूरतें हैं, हो सकता है कि वो हैंडीकैप्ड हैं, हो सकता है उनको विजन की, मतलब नेत्रहीन है, विजन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल ज़रूरतें हैं, उनको आप ऐसे बच्चों के साथ बिठाएं जिनकी नॉन स्पेशल नीड्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप बहुत पॉपुलरली यूनिसेफ कहते हैं, उनका भी ये मानना है कि देखिए सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सेम क्लासरूम में बैठें और सेम स्कूल में जाएं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें बोले कि नहीं नहीं, क्योंकि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकली आपको कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अलग स्कूल में जाएंगे। नो, ऐसा नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, आप उनको भी उसी स्कूल में, उसी कक्षा में पढ़ाएं जिसमें वो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देनी है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने का मतलब ये नहीं है कि अकबर के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। पुराने ज़माने का मतलब है कि जब समावेशी शिक्षा के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा रहा था, ये कॉन्सेप्ट अब पॉपुलर हुआ है जाके। इट वॉज नॉट पॉपुलर इन 2000, उस टाइम पे नहीं इतना पॉपुलर था। आज हम ज़्यादा इस चीज़ को लेके अवेयर हैं, हम लोगों में अवेयरनेस है। अगर हम उस वापस उस टाइम पे जाएं, अगर हम उस ईयर में जाएं, तो तब नहीं था। तब उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन लोगों को ये एक्चुअली में उनके अंदर ये अवेयरनेस आई नहीं थी कि हाँ, हमें इन बच्चों को एक्सेप्ट करना है कि उनके स्पेशल नीड्स हैं। तो बेसिकली क्या होता था, उनको अलग पढ़ाया जाता था। ठीक है, और इनफैक्ट नॉट ओनली कि जो बच्चों को डिसेबिलिटी थी उनको अलग पढ़ाते थे, ऐसे बच्चे जो मिनॉरिटी से आते थे, ठीक है, उन बच्चों को जिनको मिनॉरिटी लैंग्वेज से जो आते थे उनको भी अलग पढ़ाया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये यूनिसेफ ने भी ये कहा है कि नहीं, हर बच्चे को आप अगर उसकी स्पेशल नीड भी है तो आप उसे रियल लाइफ जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो सीखे और वो लर्न करे। क्योंकि देखिए, क्षमता तो उनके अंदर भी उतनी ही है। ठीक है, इंक्लूसिव सिस्टम जो है वो कहता है कि हर बच्चा जो है उसकी अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी अपनी एक एबिलिटी है, अपनी एक क्षमता है, चाहे वो किस भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, और उनको
दूसरे बच्चों के साथ ग्रो करना हमने जो है सिखाना है, या हमने उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ग्रो कर सकें। ओके जी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन, बस याद रखिएगा कि इंक्लूड करना शब्द से ही पता चलता है ना, इंक्लूड, इंक्लूजन, सबको एक साथ लेके आना, सबको किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना, किसी को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। सो ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को बखूबी सही कर सकते हैं। ओके जी, आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, हम पहली बात कर रहे हैं सबको एक साथ लेके चलने की, किसी को पीछे ना छोड़ने की, चाहे वो बच्चे में डिसेबिलिटी हो, चाहे वो मिनॉरिटी सेक्शन से आता हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से आता हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, सबको साथ लेके आपने आगे चलना है, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न करते हैं, विच डोमेन इज नॉट नेम्ड इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप अगर सर्च करेंगे तो एड्यूटैप सीटैट में ही आपको मेरी एक ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर वीडियो मिलेगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल एक बार उसको ज़रूर देखें। ओके, सो इसमें हमने कहा इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो ब्लूम के वर्गीकरण में सीमित नहीं है, मतलब उसकी बात ब्लूम का वर्गीकरण नहीं कर रहा है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, और तीसरा है भावात्मक, और चौथा है मनोप्रेरणा। देखिए जब हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, हम बेसिक नॉलेज बेस्ड डोमेन की बात कर रहे हैं, हम नॉलेज इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जब हम अफेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम इमोशन की बात कर रहे हैं, हम भाव की बात कर रहे हैं। जब हम कोनेटिव या साइकोमोटर की बात कर रहे हैं तो अब देखिए इसमें फ़र्क है। हम बेसिकली एक्शंस की बात कर रहे हैं, हम एक्शन में क्या चीज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से शब्द का बात जो है वो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी करती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड, कि नॉट नेम्ड, मतलब जिसकी सॉरी ये सेकंड तो है कॉग्निटिव इफेक्टिव। ओके, ये आंसर सॉरी यहाँ पे गलत बाई चांस गलत लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि कॉग्निटिव है। जी हाँ, हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, अफेक्टिव भाव इमोशन उनकी भी बात करते हैं, और हम जी हाँ हम साइकोमोटर की भी बात करते हैं, एक्शन की भी बात करते हैं। सो ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो जिसकी बात नहीं करता वो कोनेटिव है, ठीक है। जो कि जिसे मतलब ये आपको बस याद रखना है कि वो क्रियात्मक जो है उसकी बात वो नहीं कर रहा है, बस आपको ये याद रखना है। एक चीज़ और जो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में याद रखना है, पहली बात ब्लूम जो हैं उन्होंने ये एक वर्गीकरण दिया, और उन्होंने बेसिकली वर्गीकरण में यही बताया है कि किस तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे भी ना, भी मैं आपको बताऊंगी तो लॉजिक आपको समझ में आएगा कि हाँ नंबर 1 तो यही होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना चाहिए। तो 1956 में पहले उन्होंने एक वर्गीकरण दिया था, ठीक है, फिर उसको उन्होंने चेंज किया 2001 में आके, ठीक है। अब जो 1956 का वर्गीकरण है, जो ब्लूम्स हैं और उसके साथ जो उनके साथी थे उन सब ने मिलके ये दिया, तो नाम ब्लूम का ही बचता है, क्योंकि जनरली जिस इंसान ने इनिशिएट किया होता है, जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा योगदान उस आइडिया में डाला होता है, जिसका वो आइडिया होता है, तो हम उसी का नाम ले लेते हैं। तो ब्लूम ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो बच्चे को नॉलेज जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छे से मिलती है, ठीक है। तो आपने जो है जो क्वेश्चन आपको याद रखना, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1956 और 2001 ये दो ऐसे सन हैं जो हमें याद रखने हैं, ईयर हमें याद रखने हैं। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, पहले जो वर्गीकरण था उसमें जो शब्द हैं वो नाउन है, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने वर्ब कर दिए, क्रिया कर दी उसको, ठीक है। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। नाउन जैसे सबसे पहले क्या है, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज को उन्होंने चेंज किया रिमेंबर में, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने है, ये डब्बा आपको रट्टा मार लेना है, इस डब्बे को आप भूल नहीं सकते। अगर आपको इतना डब्बा याद है, आप ब्लूम वर्गीकरण आराम से जो है वो याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कॉग्निटिव डोमेन है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं,
मैंने आपको पहले कहा ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन में वर्गीकरण जो है उसके बारे में बात की, अफेक्टिव की बात की, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कॉग्निटिव डोमेन ही है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पक्का ये आइडिया होगा कि इस डोमेन के ऊपर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। कॉग्निटिव डोमेन, सबसे पहला जिस चीज़ को आपने याद रखना है वो है नॉलेज या रिमेंबर। नॉलेज पहले उसने इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने दोनों शब्द देखिए साथ के साथ लिखे हैं, क्योंकि मतलब दोनों का सेम है, बस उसने फॉर्म चेंज कर दी। पहले नाउन था, अब उन्होंने वर्ब कर लिया। तो बेसिकली क्या है, नॉलेज, रिमेंबर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी चीज़ को, वो होता है याद रखना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सारी चीज़ तो बाद में करेंगे ना, आप एग्जाम दिन तो बाद में बैठेंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे तब कर पाएंगे ना अगर आपको कोई चीज़ याद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ को याद रखना, रिकॉल करना, इन्फॉर्मेशन को, उसको याद रखना। अगर आप चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको याद रख पा रहे हैं, ओके, आपको याद होनी चाहिए कि अच्छा ये मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नाम की कोई चीज़ है, उसका वर्गीकरण नाम की कोई चीज़ है, उसके बाद अब जो सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बोध में लेके आ रहे हैं, उसे याद करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे, समझेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब या अंडरस्टैंडिंग का मतलब सेम होता है, समझना चीज़ को। ठीक है, उसके जब तक आप चीज़ को समझेंगे नहीं, आप उस चीज़ को कभी भी लागू करके नहीं देख सकते, आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद कोई भी प्रश्न आ जाए ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड, सपोज आपसे यही पूछा जाए कौन से सन में स्टार्ट हुआ था ये, तो आपको पता है 1956 में पहले उन्होंने दिया था एक, तो ये कहाँ से आया, अप्लाई करना है ना आपने। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं, जो नॉलेज होती है हमारे पास, जो समझ हमारे पास होती है, उसको अप्लाई करते हैं। तो यही यहाँ पे भी है। फिर क्या है, आपने एनालाइज करना है, जो भी आपको मटेरियल मिला, ठीक है, उसको आपको जो है डिवाइड करना आना चाहिए, पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन अगर हम उससे सही से एनालाइज नहीं कर पाते तो हमें वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको, जो भी कंसेप्ट है उसको पार्ट्स में बांट दें, तो आसान हो जाता है याद करना। अभी देखिए जो पिछला मैंने आपको ये फ्रेंड्स डायग्राम दिखाया है, इसमें भी तो हमने पार्ट्स में ही डिवाइड किया है ना, कि हमने अलग अलग चीज़, देखो मैंने आपको 1956, 2001 ये अलग अलग लिखा है, फिर मैंने नाउन, वर्ब, ये क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि देखिए हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये आपने बहुत बड़ी चीज़ में से हल्के हल्के उसके हिस्से निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है, जो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो ये कि जब 1956 में जो वर्गीकरण आया था उसमें दो शब्द थे जो 2001 में उनको ऊपर नीचे किया गया है। सिंथेसिस था, फिर इवेल्युएशन था। ठीक है, तो सिंथेसिस होता है बेसिकली जोड़ना चीज़ों को, है ना। तो इसको, उसकी जो पोजीशन है वो हिला दी गई। इन्होंने कहा पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद जो है वो क्रिएट, सर्जन बाद में आएगा, इवेल्युएशन पहले होगी। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ऊपर वाली दो वर्गीकरण हैं, जो हिस्से हैं उनके, उसके उसमें हेरफेर की गई है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली अप्लाई आप तभी कर पाएंगे किसी चीज़ को जब आपको उसकी समझ होगी। ठीक है, फिर उसका एनालिसिस, और उसके बाद फाइनली आप चीज़ों का जब मूल्यांकन करते हैं, आप उन्हें इवेलुएट करते हैं। इवेलुएशन का मतलब बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, इवेलुएशन का मतलब होता है जी जजमेंट करना। हम 24 घंटे इवेलुएट करते हैं, आपको पता है ना ये बात। इस समय भी आप जब मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप पक्का इवेलुएट कर रहे होंगे, जजमेंट कर रहे होंगे जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसके बारे में। कुछ लोग तो शायद बहुत सारी धारणाएं बना चुके होंगे मेरे बारे में। हम हमेशा जजमेंट करते हैं, हम इंसान के बारे में जजमेंट करते हैं, आइडियाज़ के बारे में जजमेंट करते हैं, और ये होना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है ना। पर ज़रूरी नहीं कि हमारी जजमेंट हमेशा ठीक हो। तो ये तीसरी चीज़ है, आपको उस चीज़ का ना केवल विश्लेषण यानी एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको उसका मूल्यांकन या इवेल्युएशन भी करना आना चाहिए। अब क्या है, फिर फाइनली चीज़ को क्रिएट करना। जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब मुझे इतनी समझ है, मुझे आप कोई भी चीज़, कोई भी सपोज आप मुझे बोलें कि आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर कुछ शब्द लिखें, तो मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे अब इतनी समझ आ गई है, मुझे सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, मुझे याद भी हैं, मुझे समझ भी आई है, मैंने उसका विश्लेषण करके भी देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया। तो अब मैं फाइनली क्रिएट कर सकती हूँ, उसका सर्जन कर सकती हूँ। सर्जन करने, क्रिएट करने का मतलब है जब आप खुद सारी चीज़ों को जोड़ के खुद कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, ये सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे जब आप नीचे वाली सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे, ठीक है। सो क्रिएट करना, सिंथेसाइज करना, चीज़ों को जोड़ना और जोड़ के एक नई चीज़ बनाना, ठीक है जी। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। लाइव में ऑब्वियसली तो मुझे लाइव कमेंट्स में दिख जाता है, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं उतना दिख पा रहा, बट देन चलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो कर पाऊँ। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पूछा गया है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना नहीं है ज़्यादा, राइट। आपको या तो चूज़ करना होता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। जैसे हमारे CTET का पेपर है, UP टेट है, रीट है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, आपको कुछ लिखना नहीं है लेकिन आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है, राइट। ओके, तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और आपने एक ढूंढना है। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव होता, ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्या है, जहाँ पे आपको अपने विचार जो है वो व्यक्त करने हैं, वो सामने रखने हैं, वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। सो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ यस नो में आंसर देना है या कोई आंसर चूज करना है। तो जितने भी देखिए ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें शॉर्ट आंसर का मतलब ही है कि छोटे जो प्रश्न नहीं होते, जो हमारी हमसे पूछे जाते थे 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन, तो जिसमें आपको आंसर लिखना है, राइट। तो वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, वो गलत है। ओपन एंडेड होते हैं, खाली छोड़े गए क्वेश्चन, जिसको आपने अगेन लिख के आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भारत और जो चीन की लड़ाई है क्या होएगी, आपको लगता है कि क्या तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है, या क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ संबंध सुधारने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस, ये ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चंस है ना। तो इसमें आप अपना जो विचार है वो प्रकट करेंगे। फिर होते हैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन, जिसमें या तो कोई चीज़ सही है या गलत है, आपको एक चूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम जो लेट्स से मैं आपसे पूछूँ कि पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, सही है कि गलत है, क्या वो कैपिटल है भी चंडीगढ़, क्या वो यूटी है, सो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो ये होते हैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो अब आपने बताना है कि अच्छा क्या एक चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, येस है, नो है, तो इसको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए। ऐसे टाइप क्वेश्चन अगेन वही क्वेश्चन जहाँ पे आपको अपना व्यू पॉइंट, आप क्या सोचते हैं, आपको वो लिखना होता है। तो ऑब्वियसली इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, मतलब ट्रू और फॉल्स वाले, सही है कोई चीज़ या गलत है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रिटन टेस्ट होता है हमारा, जिसको आप लिखते हो, लिखित है जो है ना, वो रिटन टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि हमारा CTET एक रिटन टेस्ट है, लेकिन वो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। ऐसे ही ऐसे टाइप होते हैं, निबंधात्मक प्रकार होता है। ऐसे टाइप क्या होता है, जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन लिखना दोनों में है, तो इसलिए वो दोनों रिटन टेस्ट हैं, लिखित परीक्षा दोनों ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो ऐसे है। ऑब्जेक्टिव में फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर चूज करना है। जैसे कि पहला रिकॉग्निशन टाइप, रिकॉग्निशन क्या होता है कि आपने सिर्फ पहचानना होता है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। इसी तरीके से रिकॉल वाले क्वेश्चन होते हैं। रिकॉल में क्या होता है, आपको स्मरण करना होता है। अच्छा अब से सपोज करो आपसे पूछा गया था जैसे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कौन सा क्षेत्र उस नहीं है, तो वो रिकॉल टाइप है कि आपको याद करना पड़ेगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और फिर आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई हाईएस्ट माउंटेन इंडिया का कौन सा है, तो आपने याद की है कोई इन्फॉर्मेशन, आपको बाहर निकालनी है, उसका स्मरण करना है, रिकॉल टाइप है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप अब आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए, 2 प्रकार के हो सकते हैं, रिकॉग्निशन या रिकॉल। रिकॉल मैंने आपको बता दिया है, कोई भी सूचना जैसे आप पढ़ चुके हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे आप याद कर चुके हैं, उसे आपको बाहर निकालना है। जब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन टाइप की, आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करनी है वो, ठीक है। जैसे कि ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए होते हैं और आपको कोई एक चूज करना होता है। मल्टीपर्पज चॉइस होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस भी आप उसे बोल देते हैं, आप उसमें से चूज करते हैं। इसी तरीके से वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, आप एक चूज करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ सीता, गीता, रीटा, डॉग, तो मैं बोलूँ इसमें से जो अलग है उसको निकालें, तो आप डॉग को निकालेंगे
क्यों? डॉग जो है वो कुत्ता है, वो एनिमल है, वो इंसान के उसमें नहीं आता, बाकी सारे इंसान के नाम हैं। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग है, आप मैच करेंगे, ठीक है। ओके जी, ये आपको ना इसकी तो पिक्चर बना लीजिए आप अपने दिमाग में, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स होता है सही या गलत। जैसे मैंने कहा, क्या चंडीगढ़ एक यूटी है, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, आपको कोई एक चूज़ करना है। इस तरह से मल्टीपर्पज़ है। आपसे पूछा जाए कालिदास कौन थे, तो आपसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिया आपको कि वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक राजा थे, वो एक पोइट थे, तो आपने कहा नहीं जी वो तो एक पोइट थे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है कि ऑड वन आउट टाइप्स होते हैं ना, कि अच्छा जो चीज़ एक इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती आप उसे बाहर निकाल दें। सो ये आपको मैंने इस तरीके से बनाया है चार्ट कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज ऑफन इनटू, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसको हम 3 भाग में, 3 डोमेन या 3 क्षेत्र में अक्सर बांट देते हैं, 3 या 4 क्षेत्र में। जैसे फिजिकल है, ठीक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव जिसे आप बोलते हैं, इमोशनल है जिसे आप भावात्मक बोलते हैं, और सोशल सामाजिक। हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, मतलब जो हमारा विकास की जो एक प्रक्रिया है, वो इनके साथ, इन डोमेन्स के साथ कंसर्न है, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है, आपने वो देखनी है। सबसे पहले ये जो डोमेन्स हैं, तीनों के तीनों, चारों के चारों, ये पहला ऑप्शन ये कहता है ये इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं, मतलब इनका विकास अलग अलग होता है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ये कहता है नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड, इकट्ठा, एज अ होल, होलिस्टिक फैशन में विकास करते हैं। तीसरा, पार्शली डेवलप करते हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं करते, कुछ हिस्सा डेवलप हुआ कुछ नहीं हुआ। चौथा है कि रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में इनका विकास होता है। तो देखिए, जब भी हम एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम विकास की बात करते हैं, विकास का बहुत सारे डोमेन होते हैं, ठीक है, सामाजिक है, शारीरिक है, लेकिन ये डोमेन आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, तो कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि बच्चे, उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है, बहुत पोषण वाला खाना नहीं खाया, या बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, लीन है, जोर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप फिजिकली ठीक महसूस नहीं कर रहे, तो आपका जो मेंटल या आपके जो कॉग्निशन है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, वो भी ठीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपके माइंड और आपके बॉडी तो कनेक्टेड है ना। अगर मैं इस समय ठीक फील नहीं कर रही, तो मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगा ही नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ में अगर बदलाव आता है तो वो दूसरे को भी प्रभावित करती है। अगर आप शारीरिक तौर पे ठीक हैं, तो आप चीज़ों को अच्छा सीखेंगे, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, आप बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, ठीक है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। लेकिन सोचिए, अगर आप फिजिकली डेवलप ही नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ये जो जिसे हम अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, अगर मेरी यहाँ की जो ध्वनि जो प्रोड्यूस करती हैं, अगर वो चीज़ें ही ठीक नहीं है, वो पूरी की पूरी आप ऐसे लगा लें या एक मशीन की तरह है, अगर ये मशीन ही ठीक नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, है ना, मैं जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हूँ, तो फिजिकली मुझे ठीक होना पड़ेगा बोलने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक लेवल ऑफ मैचुरेशन चाहिए, तभी मैं वो काम कर पाऊंगी। सो हर चीज़ आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि सारी चीज़ें एज अ होल हम हमेशा विकास होता है हमारा। ये नहीं है कि फिजिकली आप बहुत अच्छे आपका विकास हो गया, लेकिन संज्ञानात्मक नहीं हुआ, भावात्मक नहीं हुआ, तो हम तो वो विकास अधूरा है बेसिकली, ठीक है। सो डेवलप करते हैं हम एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक मैनर में। हम रैंडमली, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे भी डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा पहले हम भागना सीख लेंगे, फिर किसी दिन बोलना सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ एक ऑर्डर में चलती है। अगर आप देखें एक बच्चे को, तो जब वो पहली बार पैदा होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो उसको आती है, जो नेचुरली जिसके साथ वो पैदा होता है, वो होता है रिफ्लेक्स, उसका एक्शन, और वो रिफ्लेक्स होता है सकिंग, है ना, सक करते हैं ना, दूध पीते हैं जिस समय। तो क्या है ये रैंडम तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि सकिंग रिफ्लेक्स बाद में आएगा, पहले वो बोलना सीख लेगा, नहीं, हर चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा है, हर चीज़ ऑर्डर में हो रही है, ठीक है। सो ये भी गलत है। ये अंग्रेजी में था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही है, कि आपके जो विकास है वो हमेशा एकीकृत होता है, एक ही फैशन में, मतलब एज अ होल, इकट्ठा जो है वो होता है, ठीक है। सो ये एक डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो विकास है उसके अलग अलग कौन से डोमेन है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं योगात्मक मूल्यांकन की। सो योगात्मक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित है? पहला, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब देखिए, समेटिव, सम नाम से पता चल रहा है, योगात्मक। ठीक है, तो क्या योगात्मक ऐसा है जहाँ पे आप जो टीचर है वो बच्चे के जो भी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है स्टडीज़ में, उसका इमीडिएट फीडबैक उसको दे सकती है, लगातार उसको बता सकती है। क्या ऐसा है? अभी देखेंगे आगे। दूसरा, फोकसेस ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस होता है, मॉलिक्यूलर जो शब्द है वो एक्चुअली में साइंस से उठाया गया है। छोटे से छोटे यूनिट को जब आप बेसिकली उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, कि जो मैंने पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया कि नहीं, मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की, मैंने कौन सा इंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया, बच्चे को समझ आया कि नहीं। और तीसरा है ऑन गोइंग ऑफ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट, आप बच्चे की जो अचीवमेंट है उसकी असेसमेंट करते रहते हैं। और चौथा है टर्मिनल असेसमेंट। टर्मिनल होता है अंत में। ठीक है, अंत में आप जो है बच्चे की जो है वो आंकलन उसका आप करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का, जब सारा का सारा सेशन खत्म हो जाता है उस समय। तो इनमें से कौन सा समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में ठीक है? तो देखिए, जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो हमेशा आखिरी में करते हैं हम। जैसे हमारे साथ एग्जाम्स में हमारे एग्जाम्स होते थे ना, जैसे 8वीं 9वीं पास की हमने, 10वीं पास की, 12वीं पास की, कोई भी क्लास ले लें आप, तो उसमें क्या होता है, आपको पूरा सिलेबस एक पढ़ाया जाता है, फिर उस सिलेबस का आखिरी में आपके पेपर लिए जाते हैं देखने के लिए कि आपने कितना सीखा है। सो वो 4 ऑप्शन जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन है, यानी टर्मिनल असेसमेंट। अंत में जब हम एक बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है उसका आंकलन लगाते हैं। जो पहले 3 हैं ये बेसिकली बात समेटिव की नहीं कर रहे, ये एक और मूल्यांकन है जिसे आप फॉर्मेटिव बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। आगे हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी एक ऐसा मूल्यांकन जो आप तब करते हैं जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। सपोज मैं कक्षा में इस समय आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे को ये देखना है कि मेरे बच्चों को कितना चीज़ें समझ में आई है, तो मैं उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करूँगी। ओके, इसको हम कहते हैं ये डेवलपमेंटल है नेचर में। डेवलपमेंटल कैसे है कि देखिए, आप बच्चे को जब लगातार उसका मूल्यांकन करते रहेंगे, आज मैंने कोई चीज़ पढ़ाई तो मैंने, हो सकता है मैंने आपसे 4 क्वेश्चन क्विज कर लिए या आपसे डिस्कशन कर ली, तो मुझे आइडिया हो गया कि बच्चे को कितना आता है। तो इसलिए मैं इसको कहते हैं डेवलपमेंटल इन नेचर, कि लगातार उसका विकास होता जाएगा। कोई चीज़ मुझे लगता है बच्चे को नहीं समझ में आई तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगी, तो क्या है, डेवलपमेंटल है, ये विकास की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एम ये है कि हमें जो बच्चे की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना है, ना केवल बच्चे की लर्निंग, जो टीचर की टीचिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और जनरली इसमें टीचर में टेस्ट आते हैं जो टीचर खुद बनाती है। ठीक है, एंड इनका ऑब्वियसली बात है, इन जो टेस्ट को बनाया जाता है तो एक छोटे से कंटेंट के लिए, मतलब सपोज करो मैंने आज आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ाए, तो उन 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ तो लिमिटेड कंटेंट में से ही टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछती है, तो उससे ज़्यादा टीचर को आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कितना आता है। ठीक है, और बच्चे को ये जानने में मदद करती है कि मतलब क्या क्या चीज़ें बच्चे ने जो हैं, कितनी जो मेरा उद्देश्य था कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, कि क्या वो बच्चे को आई कि नहीं, क्या मैंने वो उद्देश्य अचीव किया कि नहीं। ठीक है, दूसरा, टीचर के लिए बहुत बड़ा फीडबैक है, टीचर को पुष्टि हो जाती है इस चीज़ की कि बच्चे को जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस मेथड को मैं लगा के पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को पता है मुझे अपना मेथड जो है वो बदलना है, उसमें बदलाव लेके आने की ज़रूरत है। और ये लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है जो कक्षा में आप करते रहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मुझे अपना मेथड कहाँ चेंज करना है। ठीक है, जबकि समेटिव में सब कुछ उल्टा है। समेटिव में क्या है कि अंत में आपने टेस्ट लेके जानना है कि बच्चे ने कुछ पढ़ा कि नहीं, उसको समझ आया कि नहीं, बस, है ना। जब आपके कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा कोर्स, है ना, फिर आप उसे ग्रेड्स देते हैं। जो हमारा सीबीएसई का प्रोसीजर जो है वो क्लासेस के लिए चलता है, ये होता है ना, हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं और फिर आखिरी में हमसे आके एक टेस्ट ले लिया जाता है और फिर उसके बेसिस पे ग्रेड A+ है जी, B है जी, ये ग्रेड हमको दे दिए जाते हैं। इसलिए इसको टर्मिनल कहा जाता है, आखिरी में, अंत में लिया जा रहा है। डेवलपमेंटल नहीं है। डेवलपमेंटल क्या है, लगातार जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप टेस्ट ले रहे हैं ताकि आप देखें और उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। यहाँ पे तो आखिरी में बच्चे की अचीवमेंट देखते हैं, दैट्स इट। ओके जी, इसलिए इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो हम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, हम पूरे के पूरे सिलेबस में से टेस्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि कोर्स के अंत में आप ये टेस्ट जो है वो करते हैं।
इसमें आपको बस इतना पता चल जाता है कि बच्चे ने वो कंटेंट मास्टर किया है कि नहीं किया है, और टीचर को समझ में आ जाती है कि ओके कितना इफेक्टिव उसका तरीका जो है वो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हॉवर्ड गार्डनर ने ये कहा है कि बहुत सारे तरीके की इंटेलिजेंस हैं। फ्रेम ऑफ माइंड उनकी एक किताब है, उसमें भी उन्होंने ये बात मेंशन की है। उन्होंने कहा बहुत सारे फ्रेम्स ऑफ माइंड हैं बेसिकली, और उसमें से एक कैटेगरी जो उन्होंने जो है जिसकी बात की है, और बाकी इसमें से ऐसे हैं जिनकी बात उन्होंने नहीं की है, तो आपने उसमें को चूज करना है। पहला है जी विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो इसकी बात हॉवर्ड गार्डनर ने नहीं की है। दूसरा है रचनात्मक बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक स्किल, और ये तीसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये ऊपर नीचे थोड़े से सॉरी हिंदी और अंग्रेजी के जो बेसिकली जो ऑप्शंस है वो टाइप करते हुए थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देन वी हैव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि। तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर ने एनालिटिक इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात नहीं की, ना ही क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि उसकी बात की है, और ना ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक बुद्धि इसकी बात भी उन्होंने नहीं की है। उन्होंने बात की है नेचुरलिस्टिक स्किल्स के, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हॉवर्ड गार्डनर जो हैं उन्होंने कुछ एक इंटेलिजेंस के टाइप दिए हैं। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जी फैक्टर को रिजेक्ट करते उन्होंने कहा भाई देखिए बहुत सारे तरीके की इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के लिए सारे के सारे याद रखने हैं, आप इनको भूल नहीं सकते। पहला है देखिए भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसकी आप यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है वो लोग जो बहुत ज़्यादा शब्दों को लेके उसके साथ सही होते हैं, ठीक है, शब्दों की नॉलेज होना, वर्बल स्किल्स होना, ठीक है, बातचीत कैसे करनी है, कौन सी चीज़ कैसे कहनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे जो गणितीय इंटेलिजेंस होती है जिन लोगों के पास, आपने देखा होगा तर्क, और हर इंसान तर्क वितर्क नहीं कर सकता, हर इंसान की मैथ्स अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी एबिलिटी जो है एब्स्ट्रैक्ट सोचने की बहुत अच्छी होती है, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा है आपका स्पेशियल और विजुअल इंटेलिजेंस की यहाँ बात हो रही है, जो स्थानीय बुद्धि होती है। ऐसे आर्किटेक्ट वगैरह जो लोग होते हैं इनकी ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब वो हर चीज़ को इमेज में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये कमरा है और इसको आपको उस कमरे को आपको इस तरीके से सजाना है, तो शायद एज अ ले मैन, मतलब जिस इंसान को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिसके पास इस चीज़ की स्किल नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो शायद उसको करके मतलब फर्नीचर हिला हुलू के देखेगा कि ये एडजस्ट यहाँ होता है या नहीं होता है। लेकिन जिस इंसान को इस चीज़ की इंटेलिजेंस है, जिसके पास, वो पिक्चर में एक दिमाग में ही पिक्चर बना लेगा और बताएगा कि नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे सेट होगा। सो बेसिकली जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, अगर आप उन्हें कोई स्पेस दिखाएं कि अच्छा मुझे ये डेकोरेट करानी है, तो वो उसको देख के ही आइडिया लगा लेते हैं। तो वो वाली जो आपके अंदर क्षमता होती है ना, स्किल होती है ना, जो वो कौशल है, वो स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस है। इस तरीके से बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, किस तरीके से आप अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स कैसी हैं। आप जैसे डांसर्स होते हैं, ये लोग अपने बॉडी को बहुत खूबी कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिशियंस हो गए, जो कंपोजर्स होते हैं, गाने लिखते हैं, लिरिसिस्ट जिन्हें आप बोलते हैं, लिरिक्स लिखते हैं जो गानों के, है ना, ये सारे के सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यहाँ पे, और इंट्रापर्सनल। देखिए नॉर्मली लोगों को यहाँ दो में कन्फ्यूजन होता है, और पेपर में ही कन्फ्यूजन करते भी हैं जान के, तो आपने याद रखना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, पहले भी मैंने वीडियोस में बोला है कि एक को याद रख लें, इंट्रा याद रख लें। इंट्रा का मतलब है खुद, जब आप खुद के बारे में अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, राइट। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, आप समझते हैं आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, आपको कब गुस्सा आता है, आपको कब गुस्सा नहीं आता है, ये सारी चीज़ें। जैसे ये पता लगा पाना कि क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या मुझे कंटिन्यू करना है टीचिंग के नहीं, है ना। तो अपने बारे में जानकारी, सेल्फ अवेयरनेस, ये इंट्रापर्सनल है। फिर इंटरपर्सनल है जहाँ आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों को समझते हैं। जैसे काउंसलर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लोग ये काम जो है वो करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो भी मैंने कहा कि नेचुरलिस्टिक स्किल्स या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने की है, जहाँ पे आप नेचर के बारे में बात करते हैं, आप नेचर को जानने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस।
जहाँ पे जो इंसान है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके जो डीप लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आए कि मीनिंग क्या है ज़िंदगी का, हम क्यों जी रहे हैं ये ज़िंदगी, हम मरते क्यों हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस जो है, जो हमारी इस ज़मीन पे, इस दुनिया पे जो हम जी रहे हैं, जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसके प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब देखिए हॉवर्ड गार्डनर बोलते क्या है। हॉवर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि आप जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाएं, चाहे आप आर्ट्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, आपको हमेशा जो भी मटेरियल आप पढ़ा रहे हैं उसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि हमें हमारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से कन्वे करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, एक तो बच्चे को समझ में आ जाती है चीज़, और दूसरा एजुकेटर जो होता है उसकी भी मास्टरी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए हम भी ये कोशिश करते हैं कि हर बार कनेक्ट करें हम। इसलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ सो दैट आप समझ सकें, आप कनेक्ट कर सकें। लेकिन जो हमने बाकी इंटेलिजेंस की बात की थी वो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हॉवर्ड गार्डनर हैं और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जबकि जो हॉवर्ड गार्डनर हैं उनकी जो थ्योरी है, देखिए उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की, एक इंटेलिजेंस की उन्होंने बात नहीं की, बहुत सारे इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 जो महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस की बात की है वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे हम इसको और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए रट्टा मार लीजिए कि तीनों की तीनों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही हैं। एनालिटिकल विश्लेषण, जब हम बेसिकली चीज़ों को इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिव है कि आप नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, वो नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं कि कैसे हम और अच्छे तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों के सामने रख सकें, ऐसे लोग। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के वो लोग होते हैं जो बेसिकली बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में। एंड मुझे आजकल लगता है कि मेरे अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, बिकॉज जितनी मेरी सिचुएशन चेंज हुई है, जितना मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो मैंने आई थिंक अडेप्ट अच्छे से कर ही लिया है। सो आई शुड पैट अपनी खुद की तारीफ करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मानव विकास। क्या वो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक आप उसे माप नहीं सकते, अमापनीय है, या दोनों है, मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है? तो देखिए जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास एक बहुत ही बड़ा शब्द है, बिकॉज इसमें आपकी ग्रोथ भी आती है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जो विकास है वो उसी के अंदर ग्रोथ आती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि विकास को हम माप सकते हैं। जी हाँ, वो मात्रात्मक है, लेकिन विकास क्वालिटेटिव भी है, गुणात्मक भी है। कैसे? देखिए, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहले आंसर कर लेते हैं, अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो ग्रोथ है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल जो सेंस है उसमें बात कर रहे हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी के पार्ट्स बड़े हो रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग है ना, आपका ब्रेन, आपके सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, ठीक है, इंक्रीज होता है इनका। सो प्योरली जब आप फिजिकल सेंस में बात करेंगे कि आपकी वो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है उसका एक ही जो पहलू है उसकी बात करती है, ठीक है। जबकि जो विकास है वो आपके व्यक्तित्व के हर एस्पेक्ट, हर पहलू की बात करता है और उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ कभी कंटिन्यू नहीं होती, ऑब्वियसली एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग का साइज बढ़ता 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 चला जाएगा या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम ना, आपको पता है जब आप मेच्योर होते हैं उसके बाद आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। आपने नॉर्मली सुना भी होगा ये कि अच्छा 18-19 साल तक जो है, जो बहुत अच्छी हाइट, जिसकी हाइट अच्छी हो गई, फिर तो इतनी बढ़ती नहीं है, नॉर्मली ऐसे लोग बोलते हैं। और ऐसा है भी, एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, तो आप बढ़ गए जितना बढ़ना था। अब ऐसे ही नहीं है कि अभी मैं आई एम 5'3", तो ऐसा नहीं है कि अब मैं इसके बाद 6 फुट की हो जाऊंगी, नहीं ना, वो रुक गई। तो बेसिकली ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती है, लगातार नहीं चलती है। जबकि जो विकास है वो लगातार होता है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, मैं बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ, है ना, अभी बीइंग मदर, ठीक
ठीक है, नई नई मदर बनी हूँ तो वो चीज़ें भी सीख रही हूँ, ये मेरा विकास है, इसमें ग्रोथ नहीं है। मैं सीख रही हूँ कि अच्छा ओके पेशेंस कैसे रखने होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो विकास लगातार चलता रहेगा जब तक मैं इस दुनिया से उठूंगी नहीं, ठीक है, और जब तक मौत नहीं आती तब तक तो हम सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, आप नई भाषा सीखते हैं, आप नई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप वो सीखते हैं, ठीक है। सो जैसे आजकल फॉर एग्जांपल मैं अपना एक डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ न्यू। तो क्या है, ये ग्रोथ थोड़ी है, विकास हो रहा है ना, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आ रही है मेरे पास, मैं नई लैंग्वेज सीख रही हूँ। तो ये क्या है, ये विकास जो है वो निरंतर लगातार चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। जब तक आप इस दुनिया में हैं आपका विकास होता रहेगा, चाहे वो आपके शारीरिक तौर से हो। शारीरिक तौर पे कैसे होगा विकास, देखिए शारीरिक तौर पे क्या है कि हो सकता है मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मुझे दिख रहा है कि अच्छा मैंने वेट गेन कर लिया, मेरे को जिम ज्वाइन करना है, तो उसमें क्या है क्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, आपके शरीर की क्वालिटी ही बदल जाती है, ठीक है। अब जो पहले आप में स्टैमिना नहीं था, अब आप में स्टैमिना आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि जिम जाने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपका आपकी बॉडी के साइजेस बढ़ जाएंगे, पार्ट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि विकास लगातार चलता है। विकास जो है उसको एक डेफिनेशन में अगर मैं बांटूं तो हम कहते हैं इट्स अ पैटर्न, है ना, एक पैटर्न ही है ना। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील है, ऑर्डरली एक ऑर्डर में होता है, और प्रिडिक्टेबल आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये शुरू होता है कंसेप्शन पे। कंसेप्शन का मतलब है जी जब आप इस दुनिया में आते हैं उससे पहले, जब आप मदर की वूम में होते हैं उस टाइम से, जब आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे जो बच्चा है ऑब्वियसली वहीं से जो विकास है वो शुरू हो जाता है, और ज़िंदगी में थ्रू आउट चलता रहता है। जब तक आप इस दुनिया को बाय बाय टाटा नमस्ते नहीं करते तब तक चलता रहेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब है लगातार, ठीक है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, आगे की तरफ बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि प्रगतिशील है, पीछे की तरफ नहीं आएगा, आगे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप जो हैं ओल्ड एज में आएंगे और उसके बाद आप यंग होंगे ना, एक ऑर्डर है, एक उसी को हम फॉलो करते हैं, हम सब उसमें से ही निकले हैं। और प्रिडिक्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। विकास कभी भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं रैंडम है कि कुछ भी चल रहा है, नो, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्रगतिशील है, तो हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, हमें पता है। अब मुझे पता है ना कि देखिए प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन का एग्जांपल सबसे अच्छा है सेफेलोकॉर्डल। हम हमेशा ये कहते हैं सेफेलो इज दिस हेड टू टो, जो हम बात करते हैं हेड है ना, सेफेलोकॉर्डल है कि हेड टू टो हमारा विकास होता है। तो अनुमान लगा लिया ना आपने, क्योंकि एक ऑर्डर में हो रहा है विकास, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न करते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, क्यों ज़रूरी है कि हम बच्चे को इंडिविजुअली अटेंड करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान रखें। अभी मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं, अब तो आपको बखूबी आंसर पता है। पहला, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, ना ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं अच्छा सीखते, कुछ बच्चे अकेले ज़्यादा अच्छा पढ़ना प्रेफर करते हैं या सीखते हैं। दूसरा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब इट, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कहते हैं कि आप इंडिविजुअल अटेंशन दें, मतलब एक ही बच्चे पे आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। ये चीज़ें सिखाई ज़रूर जाती हैं पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और फोर्थ है, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, ना ये भी कुछ अच्छी सी ऑप्शन नहीं है, हमें तो परफेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। फोर्थ है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, ये बिल्कुल सही है। हर बच्चा, मैंने आपको अभी भी कहा, जैसे जब हम बात कर रहे हैं विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं, इसी तरीके से विकास जो है वो अलग अलग रेट पे होता है, और हर बच्चा अलग रेट पे डेवलप करता है, हर बच्चा अलग रेट पे चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हर बच्चे को अटेंशन दें, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसकी नीड्स अलग हैं, इसलिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, सबसे सही मैच किया है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है ये। मतलब इन्वायरमेंट पर यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, उन्होंने ये पूछा इसमें से करेक्टली मैच कौन सा करता है। ये ठीक है कि हमारी जो हम कैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है उस पर हमारा जो वातावरण उसका बहुत असर पड़ता है, मतलब नर्चर का असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ता है, जो हमारी
हेरिडिटी होती है। आपकी स्किन कैसी दिख रही है, आपकी हाइट कितनी है, इस सब चीज़ों का जीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी आंखों का रंग कैसा है ना, तो ये उतना मतलब सही मैच्ड नहीं है, मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में मैचुरेशन का नहीं। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, हाँ यस। और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन नहीं। इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसमें भी इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है ना, कि हम बातचीत किस तरीके से करते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हम अपने आप को समाज में हम कैसे रखते हैं, हमारा सामाजिक विकास कितना है, वो सारी चीज़ें हमें जो समझ है चीज़ों को लेके, है ना, ये सारी चीज़ें हमें हमारे वातावरण से सीखी है। ऐसा नहीं है कि हम सीखे सिखाए पैदा हुए थे, हमने अपने वातावरण में, चाहे वो हमारी फैमिली का हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारे पीयर ग्रुप हो, हमने उनसे सीखी है। तो सोशल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये करेक्ट है, ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है जी। एक चीज़ जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है और प्लीज़ उसे गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ और मैचुरेशन में फ़र्क होता है। देखिए, जो ग्रोथ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा, ग्रोथ फिजिकल होती है, प्योरली फिजिकल है, ठीक है। जहाँ पे आप बड़े हो रहे हैं, आपका साइज बढ़ रहा है, उसकी बात हो रही है, आप उसे नाप सकते हैं, क्वान्टिफाइबल है, उसका मतलब है आप उसे माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा वेट कितना है, फॉर एग्जाम्पल, सो तो आप उसे नाप सकते हैं। इट इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय जीन्स, यस। हमारी जो जीन्स है, हमारी जो जेनेटिक्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर हमारी ग्रोथ पे पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, मैं पतली हूँ, मोटी हूँ, कैसी भी हूँ, मेरी जीन्स की वजह से है, ऑब्वियसली। तो जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि आई हैव हर्ड दिस, कि सरदारों के जीन्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत पतले होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऐसे, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग जितना मर्जी खा लें पर बहुत पतले रहते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं इनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे जीन्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम पतले रहते हो, ठीक है। सो जो भी गेन किया वो गेन किया बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, बट अदरवाइज आई एम वेरी थिन, तो मारे जीन्स अच्छे हैं कहने का मतलब ये है। सो ये फन वे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें हमारे जो जीन्स होते हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें विरासत में दिए होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मैचुरेशन की, मैचुरेशन का मतलब होता है कि भाई आपका जो विकास है, फिजिकली आप कैसे हैं, इंटेलेक्चुअली आप कैसे हैं, वो हम कहते हैं ना, यार ये बंदा मेच्योर नहीं है ना। वहाँ पे ग्रोथ पे देखो हम सिर्फ फिजिकल देख रहे हैं, लेकिन मैचुरेशन में हम ना केवल फिजिकल, हम इंसान का इंटेलेक्चुअल यानी उसका संज्ञानात्मक भी, उसका सोशल भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे प्रोसेस जो है उसको हम देखते हैं। सो मैचुरेशन को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप नाप तोल के नहीं बता सकते कि मैचुरेशन 60 किलो की है, नहीं जी, ठीक है। क्योंकि मैचुरेशन जो है उसमें इंटेलिजेंस को आप कैसे नापोगे, कैसे नाप के बताओगे कि कितना विकास हो गया है, संज्ञानात्मक विकास कितना है। चलो इंटेलिजेंस तो फिर भी बता सकते हैं कि कितना IQ है, लेकिन अगर हमने बताना है कि इंसान का संज्ञानात्मक विकास है या नहीं है, ये कितना मेच्योर है, ये कॉग्निटिवली संज्ञानात्मक मेच्योरिटी कितनी है, तो वो आपको हरकतों से पता चलेगा, बात करके पता चलेगा। ऐसे आपके पास कोई टूल नहीं है जिससे आप बता सकें, तो हम कहेंगे कि मैचुरेशन जो है वो क्वान्टिफाइबल नहीं है। लेकिन येस, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स, उस पर भी हमारे जो जीन्स है उसका असर पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं, तो मैचुरेशन का असर तो पड़ता है, मतलब जीन्स पे मैचुरेशन का असर पड़ता है। मैचुरेशन ज़रूरी है जी हाँ, चीज़ों को सीखने के लिए मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हाथ के मसल्स मैच्योर नहीं हुए और किसी ने पियानो सीखना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पियानो पे तो आपके हाथ की उंगलियां ही जो हैं वो काम करेंगी। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी नहीं है, आपके हाथ की उंगलियां उतनी ग्रो नहीं की, तो आप पियानो नहीं बजा सकते, ठीक है। पीपल डिफर इन द रेट्स ऑफ मैचुरेशन, बिल्कुल सही है, लोग डिफ़र करते हैं। कोई लोग ज़्यादा मेच्योर होते हैं, कुछ लोग हमने देखे हैं कि बहुत एज हो जाती है लेकिन उनमें उतनी मेच्योरिटी या उतनी समझ नहीं होती, सामाजिक तौर पे उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना है या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। सो लोग जो हैं वो डिफ़र करते हैं अपनी मेच्योरिटी को लेके। तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस बाय जीन्स। क्या मैचुरेशन पे जीन्स का असर पड़ता है? जी हाँ, वो उससे प्रभावित होती हैं,
चलिए जी, आखिरी प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, उसको हम अलग अलग डोमेन्स में, क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक डायग्राम दिखाया है, तो अब आपको पता है कि उसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इसका सीधा करेक्ट आंसर बताती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 1, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ठीक है जी, ये हैं जिन डोमेन्स में हम हमारा जो मानव विकास है उसको विभाजित करते हैं। दूसरी ऑप्शन में स्पिरिचुअल और सोशल साइकोलॉजिकल है, सोशल साइकोलॉजिकल नहीं है, हमने उसमें विभाजित नहीं कर रखा है। ठीक है, सोशल जो है, सोशल ऑलरेडी हम अलग कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल जो है उसको हम कहीं ना कहीं कॉग्निटिव के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो ये आपका आंसर है। ओके जी, ये जो एक डायग्राम है इसको तो अपने अंतरात्मा में बसा लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके जो विकास के डोमेन्स हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छा इजी एक्सप्लेन करूं और सरल भाषा में करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब हम लाइव होंगे तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट में पता चल ही जाएगा, लेकिन ऐसे मुझे नहीं पता है, तो मुझे जानना है आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और हम लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया है एंड आई प्रॉमिस हम हमेशा आपका साथ देंगे एंड हम हमेशा बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तो आपकी सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।